प्रिय छात्रों नमस्ते। आज हम यानी राजन कुमार सामाजिक विज्ञान के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पर अध्ययन करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, पहले देखिए उदारवाद से आप क्या समझते हैं। उदारवाद लातीन शब्द है, भाषा के मूल्य पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। ये शब्द लातीन शब्द का अर्थ होता है आज़ाद होता है। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। उदारवाद जो होता है तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। और रूढ़िवाद उदारवाद का उल्टा है। रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसी राजनीति दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। धीरे विकास मतलब को जो परंपराएं चली आ रही है, धार्मिक या सांस्कृतिक जो भी हो, उसमें विकास तेज़ी से ना हो करके उन रूढ़ियों में लोग धीरे धीरे जब अध्ययन करते हैं तो सुधार लाते हैं। दूसरा, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, ये आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो है सोच होता है, ये आधार होता है महिलाओं के अधिकार के लिए हितों का जो बोध कराता है वही नारीवाद कहलाता है। विचारधारा से आप क्या समझते हैं? दूसरा, विचारधारा से आप क्या समझते हैं? एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहता है। विचारधारा एक ही विचार के हों लोग, एक ही विचार मतलब एक ही सोच के हों, जिनकी विचार एक हो, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक हो, वही विचारधारा कहा जाता है, सामूहिक विचारधारा। इसमें किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। सामूहिक पहचान मतलब एक समान तरीके से हो, संस्कृत हो, उनकी भाषा हो, ये सब समान हो, तभी राष्ट्र का निर्माण सामूहिक रूप से हो सकता है। यूरोप में अलग अलग समाज था। यूरोप में कई समाज थे, कई लोग मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले थे। इस वजह से वहाँ जो है 8वीं सदी में राष्ट्र राज्य नहीं थे जैसे कि आज है। जैसे कि आज रहा है, जो राज्य हैं एक ही संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं। और पहले जो अलग अलग राज्य थे, जिसके राज्य होते थे, राजा होते थे, उस समय अलग अलग राजाओं में बटे हुए थे राज्य। जैसे हेबसबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, इस साम्राज्य में हेबसबर्ग साम्राज्य में जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली, इस अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे हेबसबर्ग में जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। ठीक, विभिन्न जातियां समूह में समान संस्कृत नहीं था। जो जातियां थी विभिन्न, वो समान समूह नहीं था, संस्कृत नहीं था इनमें। राष्ट्रवाद का निर्माण करना होगा। राष्ट्रवाद का निर्माण करना होगा किन शर्तों पे? जो राष्ट्रवाद का निर्माण किया जाएगा वो क्या क्या पॉइंट क्या होगा? राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? ये है यूरोपीय समाज की संरचना। रूढ़िवादी, उदारवादी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी, ये मूल्य हैं जिसे राष्ट्रवाद का निर्माण करना होगा। इन्हीं शब्दों पे, इन्हीं
उसके बाद आता है यूरोपीय समाज में जो वर्ग विभेद था। जैसे हमारे यहाँ कई जात धर्म के लोग हैं और उन धर्मों में कई वर्ग है हमारे यहाँ, और वहाँ यूरोपीय में 2 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 2 वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग था। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग नहीं, निम्न वर्ग था। कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है और निम्न वर्ग को कृषक वर्ग, ये 2 वर्ग होते थे। इनके बीच असमानता क्या थी? कुलीन वर्ग जो था वो जनसंख्या में कम होते थे और निम्न वर्ग जनसंख्या में अधिक होते थे। उच्च वर्ग का वर्चस्व था, उनका वर्चस्व था, उनके पास सारी शक्तियाँ थी, सारी क्षमता, शासन पर भी पकड़ होती थी, वो कर भी नहीं देते थे। निम्न वर्ग ये भूदास कहे जाते थे, भूहीन होते थे, इनके पास कोई भू नहीं होती थी, ठीक ना, ये कर देते थे। जमींदार वर्ग भूमि खेती के मालिक थे, भूमि खेती के मालिक थे। ये सारे जमीन जो होती थी जमींदारों के पास होती थी, वो इसी के मालिक होते थे। और निम्न वर्ग जमीन भूमिहीन होते थे, वह जमींदारों के खेतों पर काम करते थे, किराए पे काम करते थे, ठीक ना। इनके बाद उच्च वर्ग बाद सभी अधिकार होते थे और इनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता था निम्न वर्ग के पास। यूरोपियन समाज असमानता के आधार पर विभाजित था, ये भी था असमानता। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, उसे मध्य वर्ग कहा गया। यही को नया मध्य वर्ग भी कहा जाता है। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, वकील, ठीक है, ये सब थे। ये कुछ उच्च वर्ग वाले भी आते थे, कुछ निम्न वर्ग वाले भी, ये मध्य वर्ग होते थे। उसके बाद आता है कुलीन। विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार थे उनके समाप्त कर दिया गया था। बाद शिक्षित और उदारवादी तथा मध्य वर्ग के बीच की राष्ट्रीय एकता विचार लोकप्रिय हुए थे। क्या नहीं, मतलब कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्ति के बाद जो शिक्षित वर्ग थे और उदारवादी थे, मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार जो लोकप्रिय हुआ। उसके बाद आइए देखते हैं, इसमें पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने एक समान कानून की मांग की। मध्य वर्ग थे, पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, ये एक कानून, समान कानून सबके लिए मांग की। समान कानून यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? उदारवादी लातीन शब्द है जिसे आज़ादी आपको बताया गया पहले। व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे। कानून के समझ सब एक समान निजी संपत्ति के स्वामित्व और मताधिकार चाहते थे। मतलब निजी संपत्ति हो, एक समान हो और उनके मताधिकार हो। पहले मताधिकार उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिनके पास कुछ संपत्ति हो, उन्हीं को मत देने का अधिकार होता था। जैसे उच्च वर्ग वाले उन्हीं के पास होता है। सरकार का पक्षकार, ये सरकार का पक्षकार थे। आर्थिक क्षेत्र में बाजार की स्वतंत्रता चाहते थे, उनको कोई कर ज़्यादा न चुकाना पड़े, निम्न वर्ग वाले ही ज़्यादा कर चुकाते थे। और बाजार में सबकी कर योग हो, ना कि कोई कर दे या कोई कर न दे। व्यापारियों को 11 सीमा शुल्क
नाकों से गुजरना पड़ता था। इस 11 शुल्क था, नाकों से गुजरना पड़ता था। इसका उदारवादियों ने विरोध किया। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैल गया। इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह, मतलब पूरे यूरोप में फैल गया। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। जब लोग आज़ादी की मांग करने लगे और उनकी स्वतंत्रता की चाहत थी, तो सभी लोग आज़ाद करने के लिए सभी लोग क्रांति करने लगे। इसी का एक राज्य के अंतर्गत जो नियंत्रण था, जो भी एक राज्य के नियंत्रण था, चाहे फौजी हो, आवागमन पर हो, समाज पर हो था, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया। इसके खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया गया। 1834 में एक संगठन बनाया गया। 1834 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जाल वेराइन। ये जाल वेराइन संगठन का नाम है। इसी संगठन के तहत जितने भी सीमा शुल्क थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं का संख्या 2 कर दिया गया। इससे पहले मुद्राओं की संख्या 30 से ज़्यादा थी। जैसे हमारे भारत में रुपया एक मुद्रा है ना। यहाँ अगर ढाका चलाया जाए, पाउंड चलाया जाए, तो कई मुद्राएं, इसलिए यूरोप में इसी तरह मारक मुद्राएं थी। और इन सारे मुद्राओं को समाप्त करके 2 मुद्रा चलाया गया। दो मुद्रा चलाई गई। और नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन था वही वोट दे सकता था। नेपोलियन के समय भी था। ये प्रजातंत्र समाप्त करने के बाद जब राजतंत्र लागू किया, उस समय पहले सबको अधिकार था, लेकिन नेपोलियन आया, फिर पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार पाया। जिसके पास धन हो वही वोट दे सकता है, गरीब नहीं, निम्न वर्ग नहीं। उनके पास धन था ही नहीं, कोई संपत्ति था ही नहीं, खेत था ही नहीं। उसके बाद आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद 1815 के बाद तथा नया रूढ़िवाद का जन्म होता है। 1815 में नेपोलियन के पराजय हो जाती है वाटरलू में और नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर इसको हराया। और इसके बाद यूरोपीय सरकार की पारंपरिक समस्याएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। जो यूरोपीय सरकार थे, पारंपरिक समस्याएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, जो परिवारवाद था। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे, जितनी भी स्वतंत्रताएं मिली थी, जितने भी उनको, उन सबको खत्म कर दिया गया। जितनी भी नेपोलियन समय मिली थी, जिनके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता। इसको वियना संघ के नाम से भी जाना जाता है। जब नेपोलियन की हार हो गई, हरा दिए लोग मिलकर के, तो एक समझौता किया गया। वाटरलू में जब हार हो गई तो सभी लोग मिलकर समझौता किए। समझौता करने के बाद जो भी उच्च वर्ग के जो कहते हैं ताकत थी या उनके साथ जो भी सहूलियत थी, और निम्न वर्ग में एक समझौता किया गया, वियना संधि के नाम से जाना जाता है ना। इसी संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए हैं। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य, जो फ्रांस के एरिया थी उसके सीमाओं पे ये सीमाएं थी, उसके जितने भी राज्य कर दिए गए और उसको स्वतंत्र उनको अपने तहत रखा गया, जो कि फ्रांस
सीमा अपना विस्तार ना कर सके, फ्रांस अपना सीमा विस्तार ना कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस समय बुर्बो वंश का राज था। इसका राजा लुइस 16वां था। इसको मार दिया गया था, फांसी चढ़ा दिया गया था जब क्रांति हुई थी 1789 में। उसी समय बुर्बो वंश के राजा को लुइस 16वां को मार दिया गया था। उस बुर्बो वंश को राज को बहाल किया गया, उसके वंश को राजा बनाया गया। तीसरा राजतंत्र को जारी रखा गया। यहीं से यूरोप में एक नए रूढ़िवादी व्यवस्था का जन्म हुआ या रूढ़िवादी व्यवस्था कायम किया गया। फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, वो स्मृति जो उदारवादियों को लगातार प्रेरित करने लगी क्रांति के लिए, अपने अधिकार के लिए, जो उनके बलिदान किए थे लोगों ने, जितने लोगों ने न वो प्रेरित किया। जैसे हमारे यहाँ जितने क्रांतिकारी हुए थे उनके क्रांतिकारियों को जन्मदिन मनाया जाता है, उनके शहादत मनाई जाती है, वो प्रेरणा देते हैं। उसी तरह वो क्रांतिकारी हुए थे, वो प्रेरणादायक हुए थे, प्रेरित कर रहे थे। क्रांतिकारियों का उदय, अब यहीं से जब ये लोग उदारवादी लगातार क्रांतिकारियों के भावनाओं से प्रेरित हुए तो क्रांतिकारियों का उदय हुआ। रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा क्रांति के जन्म हुआ। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। इन सारे जो भी निर्णय लिए गए थे उसके विरोध में क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। उसके बाद आइए, क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। जो खुफिया समाज थे, क्रांतिकारी बनना चाहते थे, उनका निर्माण किया, जिनका मुख्य लक्ष्य था, जो मुख्य लक्ष्य होते हैं, मुख्य लक्ष्य क्या थे? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, ये वियना संधि जो किया गया था, और स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ये था। और जोसेपी मैस्नी ये क्रांतिकारी था जो गुप्त संगठन बनाया था, इटालियन था। उन्होंने 2 गुप्त संगठन बनाया, यंग इटली मार्सेई में और यंग यूरोप 1 में। ये 2 स्थानों पर 2 संगठन बनाए गए। इसी की देखा अन्य देशों में, राज्यों में भी संगठन तैयार के लोग इकट्ठा होने लगे और संगठन बनाने लगे। मैस्नी ने रूढ़िवादियों को हराया। सभी रूढ़िवादी जोसेपी मैस्नी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहता था। मैटरनिख था। मैस्नी को अपना सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मानता था, ये मैटरनिख था। और ये रूढ़िवादी का था, जो सरकार के राज्य के पक्ष में था, बुर्बो वंश के। उसके बाद इसी चैप्टर में अगले लाइन क्रांतिकारियों का उदय पढ़ाएंगे 1830 से 1884 के बीच।